मन से पढ़िए ये मैग्नेट वाला सेक्शन। जटिल मानते हैं लोग क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत लेके आ जाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते, हम चीज़ों को आसान रखते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर इसको बिल्कुल क्लास के पैरेलल लेके चलेंगे, जैसा ऑफलाइन में वैसा ही ऑनलाइन में, उतना ही कंटेंट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होती है इसको समझिएगा। हमारे पास जो चार्ज होता है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल की बात करिए, सपोज करिए तो कोई चार्ज है, वो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये अपन जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब भी ये चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज इन मोशन, जैसे ये मोशन में आएगा, लेकिन शर्त ये है कि इसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। तब ये क्या करेगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मान लो। अच्छा, यही चार्ज जब मूव करता है विथ एक्सिलरेशन, यही चार्ज जब एक्सिलरेशन के साथ मूव करेगा, तब ये क्या करता है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर ही रहा था पहले, मैग्नेटिक फील्ड तो कर ही रहा था, साथ में ये एनर्जी रेडिएट करता है। यहाँ से मेन तो बात है कि रेडिएशन की। इसी रेडिएशन के अलग अलग वेवलेंथ होंगे इसी के अलग अलग वेवलेंथ होंगे। कोई वेवलेंथ λ1 होगा, कोई λ2 होगा, λ3 होगा एंड सो ऑन। अच्छा, इसी रेडिएशन में अगर 400 से 700 नैनोमीटर का रेंज आया तो उसको अपन लाइट कह सकते हैं। तो चार्ज के बारे में एक बेसिक जानकारी ये है। अभी क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर, सबसे पहले कुछ बातें इसके बारे में जाननी जरूरी है। पहली बात, ये ओवरऑल होता तो न्यूट्रल है। करेंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, कारण जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। करंट कैरी करने का मतलब इसके अंदर के जो चार्ज है वो मोशन में है, लेकिन मोशन में होने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इम्बैलेंस थोड़ी ना होगा। तो ओवरऑल करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये बात हमको समझाई थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है ओर्स्टेड। इन्होंने ये बात हमको समझाई थी, ठीक है। अब इस बात को समझिए, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये बात इस चैप्टर के रूट में है, इसी पे ये चैप्टर बेस्ड है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फिर लोग आए, इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें एक आए जिनका नाम है बायट और साथ में सेवर्ट। तो एक लॉ आता है जिसको तुम जानते हो, बायट सेवर्ट्स लॉ। बायट सेवर्ट्स लॉ। अच्छा, बायट सेवर्ट्स लॉ को हम BSL भी लिख देते हैं। यह है बायट सेवर्ट्स लॉ। क्या है इसके बारे में इसको समझिए। सबसे पहले एक वायर लिया गया, इस वायर में करंट आई फ्लो कराया, इस वायर में करंट आई फ्लो कराया गया। अब क्या किया गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, हल्का सा एक टुकड़ा लिया गया।
इस टुकड़े की जो लेंथ ली गई वो ले गई dl। अच्छा, अब क्या किया गया, यहाँ से सर्टेन दूरी पर, यहाँ से सर्टेन दूरी पर एक पॉइंट लिया गया P। इस P पॉइंट की जो दूरी रखी गई ये रखी गई R। अच्छा, अब क्या किया गया कि एक करंट एलिमेंट लिया गया। क्या है टर्म, यही कंफ्यूज करता है। तो क्या किया हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किस पे, वायर पे। ये देखो, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका नाम रखा गया IDL। सबसे पहली बात, ये IDL क्या है, इस I और DL ये जो टर्म है इसको कहा जाता है करेंट एलिमेंट। करेंट एलिमेंट, पूरा करंट तो आई था वायर में, लेकिन हमने सिर्फ छोटे टुकड़े की बात करनी है तो इसको कहा गया करंट एलिमेंट। कैसे इसको हमने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट खींचा है वायर पे। अब ध्यान से देखना, इस करंट एलिमेंट का इस पॉइंट P के साथ जो लाइन ड्रॉ किया है वहां से एंगल बन के आया है थीटा, वहां से एंगल बन के आया है थीटा। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए। फोटो बहुत क्लियर है, फोटो बहुत क्लियर है। हमने क्या किया, हमने लिया है वायर। पहले तो वायर लिया, माना इस वायर की लंबाई L थी। दूसरा, इस वायर में एक हमने लिया है एलिमेंट, इस एलिमेंट की लंबाई थी dl। उस तीसरे में तीसरा हमने कंसिडर किया है यहाँ से करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट जिसकी बात हम कर गए IDL स्टाइल में, उसको बोलते हैं IDL। उसके बाद से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया और उसी P पॉइंट पे, इसी P पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले दो लोग थे और उन्होंने करके अपने को कुछ ऑब्जर्वेशन करके अपने को समझाया। और उन्होंने जो बात बताई, पहली बात कही कि जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा, चूंकि तुम एलिमेंट के कारण निकाल रहे हो तो वो dB होगा, और वो dB इस बात पे डिपेंड करता है कि वायर में तुम कितना करंट दे रहे हो। दूसरा, dB इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो तुम एलिमेंट ले रहे हो, वायर का लेंथ एलिमेंट वाला वो कितना है। तीसरा, वो साइन थीटा पे भी डिपेंड किया। चौथा, वो इनवर्स स्क्वायर रूल को भी फॉलो किया, तो 1/r²। इन सबको कंबाइन किया गया, इन सबको कंबाइन किया गया, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कंबाइन किया गया। अब सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद एक रिजल्ट निकल के आया कि जो dB है वो dB प्रोपोर्शनल हो गया किसके, I के, dl के और साइन थीटा के। नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा r²। अब लोगों ने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम दिया μ0/4π। μ0/4π ये कांस्टेंट है और बाकी टर्म ऐसे ही IDL साइन थीटा अपॉन r²। और ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये dB की वैल्यू आ गई, ये dB की वैल्यू आ गई। IDL साइन थीटा अपॉन r², यही है बायट-सेवर्स लॉ, यही है बायट-सेवर्स लॉ। फिर से देखो, मुझे ये पता होना चाहिए कि बायट-सेवर्स लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB होता है वो होता है μ0/4π IDL साइन थीटा और नीचे में आता है r²। ये है बायट-सेवर्स लॉ, BSL। ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए, इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। अच्छा, अब क्या किया लोगों ने, इसकी स्टडी करी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म इसके लिखने गए, वेक्टर फॉर्म लिखने गए तो क्या किया, ऊपर नीचा r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, r से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया।
ओके, तो क्या बनेगा देखिए, ये dB सही है, ये रहा म्यू नॉट, नीचे आ गया 4 पाई। अब देखना ऊपर का टर्म क्या बन गया, आइडियल साइन थीटा, आर ऊपर भी और नीचे आर स्क्वायर है, ये आर नीचे भी। अब मजा आ गया, ध्यान से देखना, ये आर और ये आर मिलके तो आर क्यूब बनने वाले हैं। और समझना, ये आई तो स्केलर है, लेकिन ये डीएल है लेंथ। लेंथ को तुम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हो। लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बहुत बार देखने को मिलेगा, इसको एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है। तुमने जब आगे पढ़ोगे तुम ईएमआई, उसमें उसमें आता है मोशनल ईएमएफ, वहां पे फॉर्मूला आता है BLV, तो वहाँ एल नहीं, एल इफेक्टिव होता है। लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है, जैसे हम एरिया को भी एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं जब जब जरूरत पड़ती है। तो आज इस डीएल को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाएगा, और साथ में आर है और साइन थीटा है। एक वेक्टर, सुनना, एक वेक्टर तो डीएल है, दूसरा वेक्टर यहाँ से आर बन जाएगा, और दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा है, तो पक्का ये क्रॉस प्रोडक्ट देगा। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहा तो मैं लिखूंगा dv वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई तो स्केलर है बाहर निकाल लिया, और ये रहेगा dl क्रॉस आर, और नीचे वाला जो टर्म था वो आर क्यूब बन गया। यही बायट-सेबस लॉ का वेक्टर फॉर्म है, और ये अपने को लिखने आना चाहिए। ये बायट-सेबस लॉ का वेक्टर फॉर्म है, लिखने आए तो अच्छा है। अच्छा ठीक है भाई, इसको लिख देता हूँ। ये क्या है, ये बायट-सेबस लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं किया, ऊपर नीचा आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब देखो अच्छी बात बताता हूँ, ये dl क्रॉस आर ही लिखना, इसको तुम r क्रॉस dl मत लिखना, r क्रॉस dl मत लिखना, ये मत लिखना। तुम क्या लिखोगे, तुम हमेशा लिखना dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, और इसी के कोरस्पोंडिंग हम डायरेक्शन निकालेंगे, हम अपना रूल निकालेंगे डायरेक्शन निकालने का। तो जैसा आंसर हमारे रूल से आना चाहिए वैसा ही हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब तुम r क्रॉस dl न लिख के dl क्रॉस r लिखोगे। तो इस बात पे ध्यान देना है, dl क्रॉस r लिखना है। अब बात समझो, अब बात होनी है फील्ड की। फील्ड, कौन सा फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड पे बात हो। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है बी वेक्टर से, बी वेक्टर से लिखा जाता है। इसके यूनिट की बात करोगे, एक यूनिट तो तुम जानते हो जिसको तुम कहते हो टेस्ला, एक यूनिट तो तुम जानते हो टेस्ला। पहली बात तो यहां से बन गई। दूसरा यूनिट निकालने का एक तरीका और है, जैसे अगर हम थोड़ा सा याद करें EMI का जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां से फाई का एक फॉर्मूला आता है, फाई इक्वल्स टू आता है B.A। अगर थोड़ा सा भी याद हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो बात होती है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से BA cos थीटा। माना इसको हमने थीटा को 0 रख दिया, ये 1 है, ये 1 है, तो देखना फाई की वैल्यू क्या आ गई, B इंटू ए। तो सिंपल मेरे पास फाई आ गया B इंटू ए। यहाँ से अगर मैं B निकालूं तो ये सिंपल फाई अपॉन ए आ जाएगा। हमारा टारगेट यूनिट लिखने का है। पाई की यूनिट अपने को याद है, वेबर बोलते हैं उसको, वेबर, और एरिया को बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दो यूनिट हो गई, दो यूनिट हो गई, एक यूनिट टेस्ला, दूसरी यूनिट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। यूनिट पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। अब जरा एक स्पेशल बात बताता हूं, इस चर्चा को ध्यान से समझना। पहले चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें तो अपन चार्ज की बात करते हैं, ठीक है भाई, पहले चर्चा चार्ज की होगी।
अब हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को मोशन में लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई, चार्ज को मोशन में लेके आ गए। चार्ज जैसी मोशन में आता है वो बन जाता है करंट। चार्ज मोशन में आते ही करंट बनेगा। और देखना अच्छे से, अब हमने सबसे पहले आते के साथ देखा कि जो करंट होगा, चार्ज इन मोशन होगा, वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और तुमको बता दूं, यही मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फोर्स लगाने में। यही मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फोर्स लगाने में। मतलब बात साफ है बिल्कुल। क्या बात है समझिए, ऑर्डर समझिए, ऑर्डर। पहले मैं चार्ज लेके आऊंगा, फिर इस चार्ज को मोशन दूंगा, वेलोसिटी, तब मैं लाऊंगा करंट। करंट के कारण आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ऑर्डर फिक्स है। तुम समझो, मैग्नेटिक फोर्स के लिए बी का आना जरूरी है। बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एफ एम को हमने मैग्नेटिक फोर्स लिखा है। करंट को हमने आई लिखा है, मोशन को हमने वी लिखा है, और चार्ज को हमने क्यू लिखा है। इस ऑर्डर में चीजें चलती हैं। तो सबके मूल में देखोगे तो चार्ज ही है, लेकिन चार्ज रेस्ट में होता है, वो चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब यही चार्ज मोशन में होता है, जिसको शॉर्ट में अपन करंट बोलते हैं, तो यहाँ से बात हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप सोचिए, आपसे कोई कहे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप सबसे पहले उससे पूछोगे भाई करंट तो दो। बिना करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। या तो छुप के वो करंट दे देगा, या फिर मोशन दे देगा। समझना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल पाओगे? सोच के तो देखो, ऑर्डर ध्यान में देखो कि भाई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्या क्या तरीके हो जाएंगे। वो क्वेश्चन की बात समझना। क्वेश्चन या तो V गिवन होगा, V गिवन होगा और I गिवन होगा। भाई V गिवन होगा या I गिवन होगा। अब V मतलब, यहां से V मतलब वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी? तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की या तो वेलोसिटी दे देगा, या फिर डायरेक्ट अपने को करंट दे देगा, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और बेहतर यहाँ समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी बात है समझना। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम इलेक्ट्रो पढ़ते हैं, हम जब इलेक्ट्रो पढ़ते हैं और वहां पे जब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, तो एक रिलेशन पढ़ते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ जब हम मैग्नेट वाला सेक्शन पढ़ रहे होंगे, तो मैग्नेट वाले सेक्शन में जब हमसे फोर्स पूछा जाएगा, तो इस फोर्स को बोलेंगे क्यू, V क्रॉस V। यहाँ फोर्स ऐसे लिखाता है और वहां फोर्स ऐसे निकालता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, अगर इस वाले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर। मजे से देखो, जो डायरेक्शन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो गया। अगर ये चार्ज निगेटिव हो गया तो एफ और ई के डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि बीच में निगेटिव का साइन आएगा, ये हम समझते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स की बात होती है, एफ एम की बात होती है, तो जरा सोचो, इस एफ एम का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना रहा, तो यहां से इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अब बात यहाँ मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मुझे फोर्स चाहिए था, तो देखो फोर्स चाहिए था तो मुझे क्या क्या चाहिए? फोर्स चाहिए तो फील्ड होना ही चाहिए। बिना फील्ड हम फोर्स निकाल नहीं पाएंगे। और चार्ज में वेलोसिटी होनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, या तो वो वेलोसिटी दे देगा या फिर करंट देगा। हमको हमको ये पैटर्न नहीं भूलना है कि मुझे अगर मैग्नेटिक फोर्स तक आना है तो पीछे की जानकारी होनी चाहिए। पीछे की जानकारी होनी चाहिए। एक बात और है, या तो मुझे वेलोसिटी पता होगा या तो करंट पता होगा। दोनों नहीं देंगे वो, एक ही बात होती है ना, दोनों नहीं देते। और एक और बात हमको समझनी है कि भाई अगर वो मुझे करंट दे ही दिया तो मैं क्यों वेलोसिटी के पीछे पड़ूंगा?
ऑर्डर समझो, ऑर्डर समझो, ऑर्डर देता हूं इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। भाई साहब मुझे 5 नंबर की चीज चाहिए, तब 4 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और जब हमें 4 नंबर पता ही है तो मैं क्यों 3 की तरफ लड़ाई करूं? जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। दूसरा समझो, दूसरा तरीका, मुझे बी चाहिए, बी के लिए या तो मुझे 3 नंबर का करंट मिल जाए, और जब करंट मिल ही गया तो मैं क्यों 2 नंबर की वेलोसिटी के चक्कर में पड़ूंगा। ये ऑर्डर की बात धीरे धीरे समझ में आएगी। होता यह है कि किसी क्वेश्चन में आई भी गिवन होता है, वी भी गिवन होता है, और तुमसे वो बी पूछते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो तुम समझो, जब आई पता ही है तो क्यों वेलोसिटी के चक्कर में पड़ूंगा। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझते हैं। हम स्टडी करना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्स लॉ। हम पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्स लॉ। यही चलेगा अभी 2 से 3 दिन। इसमें सबसे पहले जो स्टडी होगी वो होगी सर्कुलर आर्क की। सर्कुलर आर्क की स्टडी होगी सबसे पहले। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा सेक्शन यहीं से समझ में आता है। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, सब कुछ इसी से समझ में आएगा। ऐसे फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, तुम इसको ध्यान रखना। सर्कुलर आर्क में रिलेशन होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना चाहिए सर्कुलर आर्क का। अच्छा, ये पक्का याद होना चाहिए, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये पूरा याद होना चाहिए। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क क्या है? ये है सर्कुलर आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, पूरी बात तो ये है कि सर्कुलर आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। आया कैसे ये समझ लेते हैं और बाकी इसी के अकॉर्डिंग डिराइव कर लेंगे। कैसे आया उस बात को समझाता हूँ, कैसे आया उसको समझाता हूँ। ये कोई सर्कुलर आर्क है, मान लो ये कोई सर्कुलर आर्क है, सपोज करिए ऐसा कुछ सर्कुलर आर्क है। अब ये बड़ा सा दिख रहा है, टेंशन मत लेना, इसका एक पोर्शन हम ले लेते हैं, इसका एक पोर्शन ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये एक आर्क बना देता हूँ और एक इसका पोर्शन ले लेते हैं इस तरीके से। और ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम दे देते हैं अल्फा। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस आर्क में, उसकी वैल्यू है आई। बात आराम आराम से समझ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं। ये एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है। अच्छा, तो भाई ये सेक्शन क्या है? ये उस आर्क का सेंटर है, उस आर्क का सेंटर है। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? रेडियस इसका कितना है ये समझ लीजिए। ये रेडियस r है, ये पूरा रेडियस इसका r है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा समझ लेते हैं क्या है। अल्फा को बोलते हैं एंगल, पूरा नाम है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। पूरा नाम इसका ये है, अल्फा। अच्छा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एंड सेंटर, ठीक है। अल्फा को हमेशा रेडियन में रखा जाएगा, रेडियन ओनली। डिग्री सेल्सियस, डिग्री में कभी नहीं चलेगा, हमेशा रेडियन में चलेगा, हमेशा रेडियन में चलेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने आर्क ले लिया, बहुत बढ़िया। और इस फोटो को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर अगले सेक्शन में बताता हूँ कि इसको क्या करना है। ध्यान से इसको देखना। अच्छा ठीक है भाई, पूरी बात यहाँ आ गई समझ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
एक एलिमेंट ले रहा हूं जो लेना मैंडेटरी है। मैंने अपने मन से एक यहाँ एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट अपने मन से ले लिया, ठीक है भाई। इस एलिमेंट के लिए लंबाई तुम जानते हो कितनी होती है, dl। और दूसरा काम तुम जानते हो, एक तुम टेंजेंट भी ड्रॉ करते हो, और वही टेंजेंट जो होता है वही कहलाता है करंट एलिमेंट, और जिसका नाम होता है IDL। IDL। अब जरा देखना, अब जरा देखना, पूरी बात समझना, पूरी बात समझना। तुमसे कोई पूछे कि भाई बता यहाँ से dB की वैल्यू, तुम कहोगे मुझे फॉर्मूला याद था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और साथ में था IDL, और साथ में साइन थीटा अपॉन अपॉन दूरी, दूरी तो इसका रेडियस है, दूरी तो इसका रेडियस है। सोचो सोचो, दूरी तो इसका रेडियस है। ये जो दूरी ली जाएगी कहीं से मिला दो सेंटर की, वो दूरी तो इसका रेडियस ही है। ठीक है, दूरी रेडियस है, मान लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ नहीं। दूरी कितनी है, रेडियस, ओके, सब ठीक है, मान लिया। अब ईमानदारी से देखा जाए तो बताओ, एंगल जो बन रहा है, एंगल एंगल एंगल, ये जो एंगल बन रहा है IDL के साथ, इस आर का वो 90 डिग्री बन रहा है। तो dB की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I सही है, DL सही है, और साथ में साइन 90, और नीचे में आएगा तुम्हारा R स्क्वायर। साइन 91 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पूरा का पूरा डाटा कैसा रहा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और साथ में IDL, और नीचे कौन रहा, R स्क्वायर। अब ईमानदारी से बताइए, मुझे पूरी वैल्यू चाहिए तो मैं क्यों ना इसको इंटीग्रेट करूं, dB के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूं इस टर्म को। ठीक है भाई, तो दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन चलेगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। तो अब देखो dB का इंटीग्रेशन b होगा, b होगा। अब आराम से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I आपको गिवन होगा, R उसका रेडियस है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dl का होगा। अब dl का पूरा इंटीग्रेशन करना है। मैंने मान लिया कि इस dl का पूरा इंटीग्रेशन L मिल गया, आर्क लेंथ, ये आ गया मेरे पास आर्क लेंथ, जोड़ेंगे कुछ न कुछ आएगा, आर्क लेंथ इसका नाम दे दिया। बाकी टर्म ऐसे ही, b इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I ये रहा तुम्हारा L, और नीचे में R स्क्वायर, नीचे में R स्क्वायर। क्यों ना इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया जाए। तो b की वैल्यू जो आएगी ये आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, IL से कोई समस्या नहीं, इस R स्क्वायर को 2 टुकड़ों में लिख रहे हैं। फायदा बताता हूं, ये जो L बाई R है, ये जो L बाई R है, सही मायने में ये लिखा हुआ है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को ही तुम एंगल कहते हो, और आज यहाँ जो एंगल है वो अल्फा है। अल्फा एंगल ही तो सब्सटेंड किया था, ये देखो अल्फा इसका एंगल है। अच्छा, इसका मतलब अब जो ये टर्म बन के आ रहा है b का, ये आ गया म्यू नॉट I अल्फा अपॉन नीचे का टर्म 4 पाई इंटू रेडियस। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन इसलिए किया है कि आपको बायट-सैवर्स लॉ का सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए। तो इसको तरीके से हमने ऐसे समझा है कि ऐसे आइडियल करंट एलिमेंट होता है, टेंजेंशियल खींचते हैं एक लाइन, एंगल मिलाते हैं, जहां जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है वहां से, और इस तरीके से बात बनती है। तो रिलेशन आ गया म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r। अपने कॉपी में जरूर लिखिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r। अच्छा, अब जब मेरे पास डाटा है ही सही म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r,
मैं इसके हेल्प से कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे समझाता हूँ। म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर का तुमको सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। आओ यहाँ समझते हैं इसका मतलब क्या है। आराम से देखिए, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, बढ़िया बात है। मैंने अल्फा की वैल्यू अलग अलग तरीके से लिखनी। मान लो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं अल्फा को पाई के बराबर कर दूं। अगर मैं अल्फा को पाई के बराबर कर गया, अल्फा को पाई के बराबर करने को क्या बोलते हैं। मैं अगर पूरा का पूरा लूंगा, पूरा का पूरा अगर पोर्शन ले लूंगा, जरा सोच के देखो, पूरा एंगल घुमाऊंगा तब तो ये 2 पाई आर होगा। मुझे मुझे इसको हाफ रखना है, इसको हाफ रखना है, तो ईमानदारी से सोच के बताइए, अगर मुझे पाई चाहिए, अगर मुझे पाई चाहिए तो बस मैं ऊपर ऊपर का सेक्शन रखूंगा, ऊपर ऊपर का सेक्शन रखूंगा। आराम से सोच के देखो, ये जो होगा बीच में ये इसका सेंटर होगा, और ये इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई, और आर्क तुम्हारा ऐसे हुआ, आर्क तुम्हारा ऐसे हुआ। इसको डॉटेड से दिखा दीजिए इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये शेप आपको दिखे, जिसको तुम कह सकते हो सेमी सर्कल, इसको तुम सेमी सर्कल कह सकते हो, तो यहाँ पे जो अल्फा है, जो सेंटर पे आर्क ने एंगल बनाया था वो पाई है। तो देखो बी का फॉर्मूला अच्छे से दिख रहा होगा, म्यू नॉट आई अल्फा नहीं, यहाँ पे रखेंगे पाई और नीचे रखेंगे 4 पाई साथ में आर। अब काट दीजिए, पाई से पाई खत्म, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। बात समझने की है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से नहीं है। तो ये याद नहीं करने का होता है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करने से चीजें याद हो जाती है अपने आप, अपने आप प्रैक्टिस करने से चीजें याद हो जाती है। मेन तो वही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर में लिखा, क्या, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। आर्क वाला ध्यान रहेगा, सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए मुझे अब एंगल को पूरा रखना है, पूरा सर्कल ले लिया तो क्या होगा, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल। अगर मेरे पास पूरा का पूरा सर्कल बन के आ गया है, कंप्लीट सर्कल अगर बन के आया है, तो उस कंडीशन में जो मैं अल्फा लूंगा वो होगा 2 पाई 360, पूरा एंगल बन गया। अब जैसे ही अल्फा 2 पाई लूंगा तो देख लो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अल्फा नहीं, इसके जगह 2 पाई, और नीचे मेरे पास 4 पाई आर है। ये यहाँ से बी किसका, इस पूरे सर्कल का, सर्कल के सेंटर पर बी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। देख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अपॉन 2 आर। तो ये सब कुछ डाटा है जो प्रैक्टिस से याद हो जाता है। बी सर्कल तो इतनी बार यूज आएगा कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। हाँ, इसके पास करंट होना जरूरी है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा था, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो पूरी बात अपने को समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से करा जा सकता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एंगल इसी स्टाइल में देगा, वो कुछ भी एंगल रख सकता है। आपको सारे एंगल में बस कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह वैल्यू पुट करनी है, आंसर आता रहे, किसी भी डाटा का आंसर आ जाएगा। आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ ऐसी बात बन सकती है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन फंडा कहाँ फंसता है, दिक्कत कहाँ आती है, वो आती है डायरेक्शन में, डायरेक्शन की समस्या आती है थोड़ी, डायरेक्शन की समस्या। अच्छा, पहली बात, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर कॉइल पढ़ रहे हैं, सर्कुलर कॉइल पढ़ रहे हैं। बात समझना, डायरेक्शन किसकी पढ़ने वाले हैं, तो बी वेक्टर की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की। किस केस में, सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल के पास करंट होगा,
करंट होना जरूरी है बी के लिए, ऑर्डर आपके ध्यान में है, और वो करंट उसने आई कैरी किया है, आई करंट कैरी किया है। अब बात बहुत आसान है, इसको डायरेक्शन निकालने के कुछ नियम होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो क्या है, जब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो पूरे केस में बात क्लियर है कि हम डायरेक्शन के लिए पूरे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड ओनली। हम पूरे फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में आई विल यूज ओनली राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड का यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा फिंगर कर्ल करने वाली बात, आप समझ लीजिए राइट हैंड कर्ल किया जा रहा है। हम एक लेफ्ट हैंड का यूज ही नहीं कर रहे हैं डायरेक्शन निकालने, तो सिर्फ राइट हैंड यूज करेंगे। अब आप देखिए क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे मेरे पास एक ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में या तो करंट क्लॉकवाइज जा सकता है, या तो सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगा, या सर्कुलर कॉइल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ भी दिखा लिया और यहाँ भी दिखा लिया। इसका मतलब मेरे पास अगर सर्कुलर कॉइल है जिसका सेंटर सी है, जिसमें करंट आई जा रहा है, उसमें अगर वो हमसे पूछेगा बताओ बी सेंटर कितना हुआ, तो मैं तो उसको बोलूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या होगा, आर उसका रेडियस होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्शन की बात पूछे तो क्या करेंगे, उसको आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन के लिए नियम क्या है, इसको मैं बोलता हूं राइट हैंड रूल। सिर्फ राइट हैंड ही यूज करते हैं तो इसको राइट हैंड रूल बोल रहा हूं। राइट हैंड रूल में जब बोलूंगा आप समझ लीजिएगा सिर्फ फिंगर घुमाना है और सिर्फ राइट हैंड की यूज करनी है। तो क्या लिखेंगे, जो हमारे फिंगर्स होते हैं राइट हैंड के, उस फिंगर को आप कर्ल करो। किधर कर्ल करो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करो। तो क्या होगा, देन एक आपके पास जो थंब है, ये थंब आपको क्या देगा, तो इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल, फिंगर्स को कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यही बात मैं ऊपर दिखाना चाह रहा हूं इस वाले सेक्शन में। समझिए, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, जैसे ही करंट के डायरेक्शन में घुमाओगे तो तुम देखो तुम्हारा जो थंब आएगा, वो थंब जो आया वो आ गया अंदर की तरफ। थंब कहाँ आया, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन को क्या दिखाते हैं, क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ है, अंदर, इनटू द प्लेन, क्रॉस है। अच्छा ठीक है, तो बगल वाले में क्या स्थिति है, आप घुमा के देखो, अपने पेन छोड़ दो हाथ से और फिंगर्स को घुमाओ करंट के डायरेक्शन में, देखो अंगूठा बाहर आएगा। तो इस कंडीशन में जो थंब आएगा वो थंब आ गया तुम्हारा आउट, थंब आउट आ गया। आउट को दिखाते हैं डॉट करके बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो बी आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। पहले वाले में जो बी है वो अंदर की तरफ आया था। इस बात को गौर से देखना है। डायरेक्शन इसी स्टाइल से निकाला जाता है। खैर ये तो थोड़ा बड़ा मेथड है, हम तो सबसे छोटा और सटीक लगाते हैं मेथड। समझिए क्या है वो मेथड। देखिए शॉर्टकट की अगर बात करोगे तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है, तो आप एक चीज बस ध्यान रखो, बोलने का तरीका।
जिसको बोलना ठीक से आ जाए वो लिख लेगा। सी से क्लॉकवाइज होता है। देखिए सी से होता है क्रॉस, और इसी सी से तुम लिख सकते हो क्लॉकवाइज। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्रॉस भी और सी से क्लॉक भी। यानी कि क्लॉकवाइज अगर करंट हुआ, क्लॉकवाइज अगर करंट हुआ तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। क्लॉकवाइज करंट हुआ तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहां देख लो इसको, ये देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है कौन, क्लॉकवाइज है करंट, तो बी किस में आ गया, बी आ गया क्रॉस, बी आ गया क्रॉस, तो बगल वाले में तो उल्टा ही होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है करंट, एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो बी आ गया डॉट, डॉट मतलब बाहर, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इतना सटीक है और इतनी जल्दी बात बन जाती है। सीधा सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, जैसे रट पाओ एकदम। क्या बोलोगे, ऐसे बोलना, सी से क्लॉक और सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। ये चीज बोलने की आदत डाल दीजिए, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। बस इसी पे कमांड करना है, इसी पे कमांड करना है। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की। लेकिन ये कहाँ लगाओगे, जहां पे सर्कुलर आर्क रिलेटेड चीज हो, आर्क रिलेटेड बात हो, आर्क रिलेटेड। भाई क्लॉक और क्रॉस में वो दिखना चाहिए ना सर्कल जैसा कुछ, आर्क हो कोई किसी एंगल पे, या फिर सेमी सर्कल हो या पूरा सर्कल हो, इन सब चीजों में चलेगा। ये स्ट्रेट लाइन में मत लगाना, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, स्ट्रेट कंडक्टर में बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, सर्कल वाली चीजों में चलता है। हाँ स्ट्रेट वाले में अलग नियम है जिसको नॉक नॉक रूल कहते हैं, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। अभी बात हो रही है स्ट्रेट वाले की, ये सर्कल वाले की। स्ट्रेट वाले में क्या है उसका मैंने छोटा सा एक नमूना आज की क्लास में दिया है, जो ऑफलाइन क्लास हुई थी शाम को, उसमें 2-3 मिनट उसके ऊपर मैंने बोला है। आपको सी से क्लॉक, सी से क्रॉस वाला तो यहाँ दिख गया, आपको स्ट्रेट लाइन वाला वहां से देखना है, और तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अभी तक की कहानी समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए, अभी तक की कहानी समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए। सही है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा समझना, अब मैं इस पे कराऊंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने से पहले आपको वो डायरेक्शन वाला सेक्शन अब देखना है। तो आज इसमें इतनी ही कहानी है। अब आपको इसको तैयार करके और तुरंत उस वीडियो को देखना है। उसमें लास्ट में लेक्चर अपलोड हुआ होगा, मतलब लास्ट के 15 मिनट, अगर तुम्हारे पास समय हो तो पूरा सुन लेना। ऐसे आज पढ़ाया कम है, जीवन का ज्ञान ही देने लगा आज। तो आप लास्ट में 15 मिनट उसमें देखना, आपका डायरेक्शन का काम वहां से हो जाएगा। और नोट्स तो आपका ये बढ़िया बन ही गया है, इसको भेज देता हूँ मैं।